हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज ईटीसी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और जैसे बुक्स में लिखा होता है थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। बट जिस तरीके से मैं लूँगी, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी बना के इस टॉपिक को लूँगी। तो ईटीसी में आपको पता है कि NADH ने एनर्जी देनी है ATP, ओके। बट आपको याद है एनर्जी के बारे में एक बात, कि एनर्जी कभी बना नहीं सकते, ओके। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ओके। एनर्जी को बना नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो ईटीसी में वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को कन्वर्ट किया जाता है, पहले एक से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी, और फाइनली एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए मैं दो रूटीन लाइफ एग्जांपल्स लूँगी। एक एग्जांपल मैं लूँगी डैम का। डैम, आपने वाटर का जो डैम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो ज़रूर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर होता है हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है, और वो जो एनर्जी है, इतनी हाइट से पानी गिरने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ओके। तो एग्जाम्पल, इस डैम का कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगी समझाने के लिए, और एक एग्जाम्पल मैं लूंगी रोलिंग गेट का। आपने कोई रोलिंग गेट देखा है? वो जो गोल सा गेट होता है, किसी पार्क की एंट्रेंस पे देखा होगा या किसी रेस्टोरेंट में देखा होगा। अब रोलिंग गेट क्या होता है कि उसमें सेक्शंस होते हैं। अगर मुझे रोलिंग गेट से एंट्री करनी है, तो जब मुझे एंटर करना है तो मुझे एक सेक्शन को पुश करके आगे ऐसे जाना होगा, ओके। तो रोलिंग गेट को एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं, रोलिंग गेट की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो एक बहुत बड़ा सा मॉल है जिसकी एंट्रेंस पे हमने रोलिंग गेट रख दिया, और कोई गेट नहीं है, सिर्फ ये रोलिंग गेट ही है, और सबको उस गेट से ही आना होगा, ओके। और एक दिन में वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, और सारा दिन वो पुश करते रहते हैं, जो भी अंदर जाएगा वो गेट को हिला के जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा दिन वो गेट मूव कर रहा होगा? जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये एक एनर्जी बन गई, जो कि एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी बन गई यहाँ पे। अब अगर इस गेट को आपने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, उन दोनों के बीच में एक कन्वर्टर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप उस रोलिंग गेट की मूवमेंट की वजह से उस बल्ब को लाइट कर सकते हो, चला सकते हो बल्ब को। हम अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे, सिर्फ लोग अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से वो बल्ब चल रहा है, या फिर कोई फाउंटेन चला सकते हो, राइट। तो अगर रोलिंग गेट किसी चीज के साथ कनेक्टेड है, तो आप उस रोलिंग गेट की एनर्जी को बहुत अच्छे से किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, ओके। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं ETC में आपको बताऊंगी कि कैसे ये चीज हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बाहर मोटी वाली लाइन बनाई है, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। और अंदर की जो पतली पतली दो लाइंस हैं, वो दोनों क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो सेंटर वाली स्पेस है, बिल्कुल सेंटर वाली जो स्पेस है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। तो ये डायग्राम लेबल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ETC से। तो यहाँ पे आपको पता है ETC ज्यादातर NADH से स्टार्ट होती है, FADH2 से भी स्टार्ट हो सकती है, बट ज्यादातर NADH ही होता है सेल्स में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। NADH से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है। NADH जब NAD में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ?
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये NaDH ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन यहां से जो रिमूव हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब NaDH ने हाइड्रोजन को निकाला अपने में से या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो ये इलेक्ट्रॉन मिला किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को। इसके आगे कौन खड़ा है? कॉम्प्लेक्स 1। उसने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। फिर इसके बाद इसने इसको और आगे दे दिया कोएंजाइम Q को, उसने आगे दे दिया कॉम्प्लेक्स 3 को, उसने आगे दे दिया साइटोक्रोम C को, उसने दिया कॉम्प्लेक्स 4 को, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाता है। ओके, ये ना ऐसे है जैसे कि 5-6 लोग खड़े हैं और पहला बंदा दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, ये हो रहा है। ओके, तो सपोज करो कि मैं पहला मॉलिक्यूल हूं जो मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूं, हाइड्रोजन दे रही हूं, तो मैं ऑक्सीडाइज हुई कि रिड्यूस? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो मैं ऑक्सीडाइज हो गई। ओके, और जिसको मैंने दिया वो उसने लिया तो वो रिड्यूस हो गया। ओके, तो जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो हम एक कपल हैं, रिडॉक्स कपल इसको कहते हैं, रिडॉक्स कपल। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा वाला नेक्स्ट वाला रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पेयर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पेयर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि पिछला वाला ऑक्सीडाइज होता है हमेशा, अगला वाला हमेशा रिड्यूस होता है। ओके, तो अब हम ये सीक्वेंस याद करते हैं। बहुत आसान है ये सीक्वेंस को याद करना। देखो, स्टार्टिंग तो NaDH है और लास्ट में ऑक्सीजन है। ये तो बड़ा इजी है, आपको पता ही है। स्टार्टिंग में NaDH होता है, लास्ट में ऑक्सीजन होता है, और इनके बीच में 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 2 नहीं है। ओके, 1, 3 एंड 4। और कॉम्प्लेक्सेस के बीच में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। पहले वाला कोएंजाइम Q है और दूसरा वाला साइटोक्रोम C है। तो ये सीक्वेंस को याद करना बड़ा आसान है। पहले NaDH, फिर पहला कॉम्प्लेक्स 1, फिर पहला मॉलिक्यूल कोएंजाइम Q, फिर उससे अगला वाला कॉम्प्लेक्स 2 तो है नहीं तो कॉम्प्लेक्स 3, उसके अगला वाला मॉलिक्यूल साइटोक्रोम C, उसके अगला वाला कॉम्प्लेक्स 4 लास्ट कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्सीजन को। ओके, तो बड़ा आसान है ये लिस्ट को याद करना। अगर आपने इस लिस्ट को याद कर लिया और आपको पता ही है कि पिछला वाला ऑक्सीडाइज होगा, अगला वाला रिड्यूस होगा, तो ये जो नाम है कॉम्प्लेक्सेस के, जो नाम हैं, ये आप बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो, कॉम्प्लेक्स 1 के लिए ये पिछला है जो कि ऑक्सीडाइज होगा, ये अगला है जो कि रिड्यूस होगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं? NaDH, कोएंजाइम Q, रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कहते हैं? NaDH, कोएंजाइम Q, रिडक्टेज। ओके, अब कॉम्प्लेक्स 3 के लिए पिछला ये है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगला ये है जो रिड्यूस हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स 3 को कहते हैं कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, रिडक्टेज। कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, रिडक्टेज, या फिर सिंपली आप इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 के लिए पिछला ये है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, नेक्स्ट वाला इसका ऑक्सीजन है, उसको छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, सिर्फ ये पिछला वाला देखो। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या हुआ? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉपर है, इसको कॉपर चाहिए होता है। और जब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखते हैं, मतलब ये कॉपर कभी भी यहां से सेपरेट नहीं हो सकता। कॉपर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर होगा, मतलब कोवेलेंटली बाउंड होगा, सेपरेट नहीं हो सकता। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब सेपरेट नहीं हो सकता, कोफैक्टर मतलब सेपरेट हो सकता है। ओके, तो हमने नाम कर लिए। अब एक्चुअली हो क्या रहा है?
जब NaDH से ऑक्सीजन तक ये क्या हो रहा है, जब हम जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहा है। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसको आप कंपेयर करो डैम के साथ, वाटर डैम के साथ कंपेयर करो। जब फ्लो ऑफ वाटर होता है हाइट से तो वो एक तरह की एनर्जी है जिसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरह की एनर्जी है, इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान दो, मैं यहाँ एनर्जी यूज करने की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन यूज करने की बात नहीं कर रही। जैसे कि डैम में एज सच हम पानी को नहीं यूज कर रहे, बाद में मतलब हम पानी को नहीं यूज कर रहे, पानी तो कहीं और चला जाता है, उसको नहीं यूज कर रहे। वो जो एनर्जी है पानी के ऊपर से आने की, उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, पानी को यूज नहीं कर रहे। वैसे ही मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी है उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एज सच यूज नहीं कर रहे। ओके, अब इस एनर्जी को यूज करके होता क्या है, ये एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस यूज कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी है इसको कॉम्प्लेक्सेस यूज कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। वो काम क्या है कि ये कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन्स को बाहर फेंकेंगे। कहाँ से लेंगे और कहाँ पे फेंकेंगे, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्सेस ने प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से लिया और कहाँ फेंका, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, पहले मैं आपको थोड़ा प्रोटॉन्स के बारे में जनरल बता दूं। प्रोटॉन्स हर जगह होते हैं। जब ईटीसी नहीं हो रही थी तो प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे, मैट्रिक्स में भी और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी प्रेजेंट थे। ओके, अब जब दोनों जगह ही प्रेजेंट थे, उनका इक्विलिब्रियम था, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे। ओके, अब जब ईटीसी हुई तो कुछ प्रोटॉन्स को बाहर फेंक दिया गया। देखो कितने प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 1 ने फेंके 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन्स दिए। टोटल कितना हुआ, 4 4 2, टोटल कितना हुआ 10 प्रोटॉन्स। तो ये 10 प्रोटॉन्स हैं जो कि एक NaDH से आए। ये सारी कैलकुलेशंस एक NaDH से स्टार्ट हो रही हैं। जब एक NaDH ETC में एंटर किया तो 10 प्रोटॉन्स बाहर आ गए। अब ये जो 10 प्रोटॉन्स बाहर हैं, इनकी बहुत हाई टेंडेंसी है कि ये वापस जाना चाहते हैं। और जब ये यहाँ प्रेजेंट है तो ये ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑस्मोटिक इफेक्ट मतलब ये बहुत उनकी टेंडेंसी है कि अंदर जाना चाहते हैं और अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, तो अब उनको अंदर जाने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो इन प्रोटॉन्स को अंदर वापस जाने के लिए किस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। बट ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या होगा, यहाँ पे नेचर ने एक गेट दिया हुआ है, ये वाला नेचर ने एक गेट दिया हुआ है, जहां से गेट मतलब जैसे हम मॉल वाली एग्जांपल मैंने बताई थी, एक गेट है जो रोलिंग गेट है, सब लोगों को वहीं से ही जाना पड़ेगा। ओके, वैसा ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक गेट है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 के 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है F0 जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, दूसरा पोर्शन है F1 जो कि प्रोट्रूडिंग है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, अब जो F0 है, आप देख सकते हो 0 लिखा है या नॉट लिखा है या सर्कल लिखा है। सर्कल क्यों लिखा है, नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ये रोलिंग गेट है। F0 एक तरह का रोलिंग गेट है। और ये जो F1 है उसके पास ATP सिंथेज एक्टिविटी है। अगर इस F1 सब यूनिट को एनर्जी मिल गई तो ये फटाफट से ADP से ATP बना सकता है। ओके, तो अब सेम चीजें हैं जैसे मैंने आपको मॉल की एग्जांपल बताई थी। तो अब क्या होगा
कि ये प्रोटॉन्स जब वापस जाना चाहते हैं तो ये सिर्फ इस रास्ते से जा सकते हैं। जब ये इस रोलिंग गेट से जाएंगे तो इस रोलिंग गेट को मूव करेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ये मैकेनिकल एनर्जी F1 को मिल जाएगी और F1 ADP से ATP कन्वर्ट कर सकता है। ओके, इस तरह से हमें ATP मिल जाता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ NADH से ऑक्सीजन, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो को हमने यूज किया प्रोटॉन्स को बाहर फेंकने के लिए। कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रोटॉन्स को बाहर फेंक सकते हैं। तो 10 प्रोटॉन्स बाहर आ गए। 10 प्रोटॉन्स अंदर सिर्फ कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू जा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स 5 का पहले रोलिंग गेट है जो कि मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर देगा। सिर्फ प्रोटॉन्स के अंदर आने की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर देगा और वो F1 को दी जाएगी। F1 उस एनर्जी को यूज करके ATP बना देगा। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, पर मुझे ये बताओ कि सबसे पहली जो एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो कहाँ से आएगी? देखो, एक एनर्जी बन गई, उससे दूसरी बना ली, उससे तीसरी बना ली, वो तो पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे पहले वाली आई वो कैसे आई? देखो, वो इसलिए आई क्योंकि जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल खड़ा है, नेक्स्ट सीक्वेंस में जो खड़ा है, नेक्स्ट वाले की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की। उससे अगले वाले की और ज्यादा टेंडेंसी है, उससे अगले वाले की और ज्यादा टेंडेंसी है। तो इसलिए ऐसा होगा कि अगला नेक्स्ट मॉलिक्यूल पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। ओके, इस चीज को कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो NADH से लेके ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि NADH का लीस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल है, सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल है, लेकिन ऑक्सीजन का मैक्सिमम रिडॉक्स पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा है। तो आपको सीक्वेंस पता ही है सारी, आप आराम से बता सकते हो किसका ज्यादा है और किसका कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोक्रोम C और कोएंजाइम Q में से किसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो आंसर क्या है? साइटोक्रोम C का ज्यादा है, क्योंकि वो लिस्ट में आगे की तरफ है। ओके, तो अगर आपको इस सारी चीज जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसको, इसके नोट्स अगर आपको लिखने हैं तो वो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। फ्लो चार्ट फॉर्म में हम ये नोट्स लिखेंगे, तो ये बड़े इजी है लिखने के लिए और बड़ी जल्दी आप इनको रिवाइज कर सकते हो। सो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब हो रहा है तब प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्टेड आउट होंगे, प्रोटॉन्स को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहां से कहां तक? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्टेड आउट from mitochondrial matrix to intermembrane space. Then what will happen? Then osmotic effect will be created. प्रोटॉन्स का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, इसलिए ETC को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी बोलते हैं। ETC को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब जब ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया तो F0 और F1 यूज होंगे। F0 और F1 कॉम्प्लेक्स 5 के दो सब यूनिट्स हैं। F0 तो रोलिंग गेट के जैसा है और F0 में मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और ये फिर F1 सब यूनिट को दी जाएगी, क्योंकि F1 सब यूनिट के पास ATP सिंथेज एक्टिविटी है और ये उस एनर्जी को यूज करके ADP से ATP बना सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ETC। कंपोनेंट्स ऑफ ETC, 5
प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये जो 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं रोमन नंबर 1 से 5, और ये सारे फिक्स्ड हैं मेम्ब्रेन में। देखो ईटीसी के सारे कंपोनेंट्स ऑब्वियसली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, और 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मेम्ब्रेन में फिक्स हैं। वो मेम्ब्रेन में फिक्स हैं, मूव नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे 2 चीजें हैं जो मूव कर सकती हैं और वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, तो हम कहते हैं 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो दोनों कौन से हैं? एक है कोएंजाइम क्यू जिसको यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं, दूसरा है साइटोक्रोम सी। जो साइटोक्रोम सी है वो एक तरह का पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ये मेम्ब्रेन की तरफ, पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, और ये एक प्रोटीन है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो कि ये भी साइटोक्रोम सी भी प्रोटीन है और ये 5 कॉम्प्लेक्सेस भी प्रोटीन है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कोएंजाइम क्यू अकेला ही है जो कि प्रोटीन नहीं है? तो कोएंजाइम क्यू इज द ओनली नॉन प्रोटीन मेंबर ऑफ ईटीसी। अब अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ये क्या है? ये एक्चुअली एक लिपिड है, ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, तो ये एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। ओके, अब नेक्स्ट है, आपने देखा था कि NADH जब एंटर कर रहा था तो कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 इन्वॉल्व थे। कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए थे, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए थे, और कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए थे। टोटल 10 प्रोटॉन्स हैं। 10 प्रोटॉन्स कितने एटीपीज देंगे? मैंने आपको बताया था सारी एनर्जेटिक्स NADH से है, तो NADH 2.5 एटीपी देता है, तो हम कह सकते हैं कि 10 प्रोटॉन्स 2.5 एटीपी देते हैं। तो मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स 1 कितने एटीपीज देगा? कॉम्प्लेक्स 1 कितने एटीपी देगा? देखो 10 प्रोटॉन्स 2.5 एटीपी बनाते हैं, तो 4 प्रोटॉन्स कितने बनाएंगे? 4 प्रोटॉन्स 1 एटीपी बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स 3 भी 1 एटीपी बनाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 भी 1 एटीपी बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स 4 रिस्पॉन्सिबल है 0.5 एटीपी के लिए। ओके, तो आपको केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में अगर NADH पूछा तो 2.5 एटीपी, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 भी पूछ सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी एटीपी कितनी आती है वो पूछ सकते हैं, कि मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने प्रोटॉन्स फेंक रहा है और उसके हिसाब से वो कितने एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब ये था ETC NADH से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ETC FADH2 से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर ETC FADH2 से स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज को। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा। अब कॉम्प्लेक्स 2 इसको कोएंजाइम क्यू को देगा, और उसके बाद सारा कुछ सेम है जैसे हमने NADH में किया था। कोएंजाइम क्यू के बाद जो भी है वो सारा कुछ सेम है यहाँ पे, और कोएंजाइम क्यू के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 मेनली रह जाते हैं। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स 2 हमने अब किया है, पहले हमने नहीं किया था। कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ FADH2 के लिए आता है, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होता यहाँ पे इस FADH2 के रूट में। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां से प्रोटॉन्स बाहर जा सकें, तो ये कोई भी प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। जब ये कोई भी प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता तो ये कोई भी एटीपी नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी ही बताया है कि NADH जैसे
कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 बनाता है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिपेंड करता है कि वो कितने प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 तो कोई प्रोटॉन से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये किसी भी एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स 2 एटीपी नहीं बना सकता। और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है? ये पिछला वाला ऑक्सीडाइज होगा, नेक्स्ट वाला रिड्यूस होगा, तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट। पीछे वाले से सिर्फ नाम यूज किया सक्सिनेट, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। ओके ओके, अब FADH2 में इस रूट में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आते हैं? 2, 3 और 4। कॉम्प्लेक्स 2 कितने एटीपीज देगा? कितने एटीपीज? 0 एटीपीज। कॉम्प्लेक्स 3 मैंने आपको बताया 1 एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉम्प्लेक्स 4 0.5 एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टोटल हमें मिले 1.5 एटीपी, और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि FADH2 से 1.5 एटीपीज मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कपल। कपल से आपका क्या मतलब है? कपल मतलब ऑलवेज टुगेदर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कपल मीन्स ऑलवेज टुगेदर, दोनों हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ETC के अंदर कौन सी 2 चीजें कपल के जैसी होती हैं? देखो, ETC में जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होना है उसके बाद ATP फॉर्मेशन होना ही होना है। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया उसके बाद ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि हमेशा पिछली वाली चीज ऑक्सीडाइज होती है। ATP फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन एक कपल की तरह रहते हैं ETC में। तो ETC को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब ये तो हो गया कपल। ओके, कपल मतलब दोनों इकट्ठे हैं। बट अनकपलिंग क्या होगा? अनकपलिंग, अब दोनों इकट्ठे नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ लें तो उसमें अनकपलिंग का मतलब होगा डाइवोर्स। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले तो उसमें अनकपलिंग का मतलब होगा ब्रेकअप। ओके, अगर ETC लें तो ETC में अनकपलिंग का मतलब क्या है? कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा। तो एक है और दूसरा नहीं है, इसको कहते हैं अनकपलिंग। ओके, आपको अनकपलर्स याद करने हैं। अनकपलर्स कौन से सब्सटेंसेस हैं वो याद करने हैं। तो एक कैटेगरी है ड्रग्स विच आर एक्टिंग एज अनकपलर। इसमें एक एग्जाम्पल है डाई नाइट्रोफिनॉल। ओके, दूसरी एग्जाम्पल है हाई डोजेज ऑफ एस्पिरिन। ओके, और दूसरी साइड पे लिखेंगे नेचुरल और फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। नेचुरल और फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। नेचुरल अनकपलर्स में पहला एग्जाम्पल है थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन एक प्रोटीन है। थर्मोजेनिन एक प्रोटीन है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का चैनल है जिसमें से प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ये ब्राउन फैट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्राउन फैट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट बनाना। नॉन शिवरिंग मतलब इसमें शिवरिंग नहीं करनी पड़ती। ओके, इस तरह की हीट बनाने के लिए शिवरिंग नहीं करनी पड़ती। आपको पता है ब्राउन फैट हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होते हैं, नियोनेट्स में होते हैं। ओके,
तो इसका डिटेल हम डायग्राम में बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। थर्मोजेनिन हो गया, दूसरा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी अनकपलर है, नेचुरल अनकपलर है। थर्ड है फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स भी अनकपलर है। ओके, सो समझते हैं कि अनकपलर करते क्या है। देखो इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने थर्मोजेनिन बनाया है और यहाँ पे डाइनाइट्रोफिनॉल। अब अनकपलर ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोई होल कर दे। कोई होल कर दे, होल मतलब कोई सिंपल सा गेट बन गया। अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से प्रोटॉन्स क्रॉस नहीं कर सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स 5 को यूज करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा लीकिंग पॉइंट क्रिएट हो गया, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा सिंपल सा गेट अगर कोई ऐसा क्रिएट हो गया तो क्या होगा। देखो, सपोज कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें थर्मोजेनिन या डाइनाइट्रोफिनॉल है। अगर यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया में NADH आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब प्रोटॉन्स बाहर आ जाएंगे। इन प्रोटॉन्स के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सा रोलिंग गेट को यूज करें या फिर ये सिंपल गेट यूज करें, अनकपलर वाला सिंपल गेट यूज करें। तो आप बताओ, अगर आपके पास ये दो ऑप्शंस हो, सिंपल गेट, रोलिंग गेट, आप कौन सा चूज करोगे? आप सिंपल गेट चूज करोगे ना। कौन उस कॉम्प्लेक्स रोलिंग गेट से जाना चाहेगा? हाँ, तो प्रोटॉन्स भी आपके जैसे हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स से गेट को यूज करना बंद कर देंगे और वो यूज करेंगे इस वाले गेट को, डाइनाइट्रोफिनॉल या फिर थर्मोजेनिन, ये वाले गेट में से वो फटाफट से अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये जो गेट्स हैं, इन पे ऐसी कोई मशीनरी नहीं लगी हुई जो एटीपी सिंथेसिस करे। सो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा, फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको कहते हैं अनकपलिंग। इसको कहते हैं अनकपलिंग। ओके ओके, एक और चीज, हीट कैसे जनरेट हो रही है? अब जब कोई भी जब प्रोटॉन्स इस गेट से जा रहे हैं तो एटीपी तो नहीं बन रही, बट अपने ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से वो बहुत स्पीड से जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप एक चैनल की बात करो तो हीट प्रोडक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे चैनल्स बहुत ज्यादा हों तब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसी चीज के लिए यूज हो सकती है। जैसे कि थर्मोजेनिन जो ब्राउन फैट में है उसको यूज करते हैं बॉडी की हीट प्रोडक्शन के लिए। क्या होता है कि ब्राउन फैट एक ऐसा टिश्यू है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे थर्मोजेनिन प्रोटीन्स होते हैं। तो पूरे के पूरे ब्राउन फैट टिश्यू में बहुत सारा अनकपलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, इसलिए इसको यूज करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए। ओके, अब एक सब्सटेंस है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करता है, बट ये अनकपलर नहीं है। ये अनकपलर नहीं है। ओलिगोमाइसिन इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 5 बट इट इज नॉट एन अनकपलर, क्योंकि ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो F0 गेट है ना, इसको बंद कर देता है। इट विल लाइगेट द F0 चैनल। F0 चैनल को बंद कर दिया तो जो एक अकेला गेट था नेचुरली वो बंद हो गया। तो क्या होगा? अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये वाले गेट्स नहीं देखने हैं। ये जो अनकपलिंग वाले गेट मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, इसको नहीं देखना है, क्योंकि मैं एक अलग माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ जहां पे कोई अनकपलर नहीं है बट ओलिगोमाइसिन है। तो यहाँ क्या होगा,
पहले जब NADH आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इनिशियली स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि प्रोटॉन्स बाहर आएंगे। अब प्रोटॉन्स जब बाहर आ जाएंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अंदर जाने की, क्योंकि वो जो एक अकेला गेट प्रेजेंट था वो तो बंद है। तो 10 प्रोटॉन्स यहीं रह जाएंगे। दूसरा NADH आएगा, फिर 10 प्रोटॉन्स यहीं रह जाएंगे। थोड़े समय के बाद क्या होगा कि सारे प्रोटॉन्स जो मैट्रिक्स के थे वो अब कहाँ प्रेजेंट हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं हो सकता। तो फाइनल चीज तो ये है कि जब ओलिगोमाइसिन आएगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा, फॉस्फोराइलेशन भी नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको अनकपलर नहीं कहते। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन ADP ATP ट्रांसलोकेज। ये ट्रांसलोकेज एक प्रोटीन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये ट्रांसफर करता है ADP और ATP को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। It transfers ADP and ATP across the inner mitochondrial membrane. तो सपोज करो कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ADP ATP ट्रांसलोकेज, ये प्रोटीन प्रेजेंट है। इसकी एक बड़ी सरफेस है जहाँ पे ये बिगर मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, एक छोटी सरफेस है जहाँ ये स्मॉलर मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। तो अगर ये है प्रोटीन, तो जैसे ही ये दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा तो ये फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप होने की वजह से इसकी ये वाली सरफेस इधर आ जाएगी, ये वाली सरफेस इधर आ जाएगी। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के इस साइड पे आ गया, बिगर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे आ गया। तो ये ट्रांसफर कर रहा है ना, ये ट्रांसफर कर रहा है ADP और ATP को अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब मुझे ये बताओ कौन सी चीज अंदर आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आएगा? ADP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 को, F1 सब यूनिट को ADP को यूज करके ATP बनाना है, और जो भी ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना है उसको बाहर आना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में एक डायग्राम भी बताया था कि कैटाबॉलिक पाथवेज माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कैटाबॉलिक पाथवेज ATP बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस ATP को बाहर आना है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये ATP चाहिए एनाबॉलिक पाथवेज के लिए। ओके, तो ऐसे ATP बाहर आ जाएगा। और एक ड्रग है एट्रैक्टाइलोसाइड। एट्रैक्टाइलोसाइड इस ADP ATP ट्रांसलोकेज का इनहिबिटर है। एट्रैक्टाइलोसाइड इज इनहिबिटर ऑफ ADP ATP ट्रांसलोकेज। ओके, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है ADP to ATP conversion is inhibited by which drug, और एक क्वेश्चन है ADP to ATP transfer is inhibited by which drug। कन्वर्जन पूछ सकते हैं, ट्रांसफर पूछ सकते हैं। अगर कन्वर्जन पूछा तो आप ओलिगोमाइसिन बोलोगे, क्योंकि ओलिगोमाइसिन कॉम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करता है जो ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। ओके, अगर ट्रांसफर पूछा तो एट्रैक्टाइलोसाइड लिखोगे, क्योंकि एट्रैक्टाइलोसाइड ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करता है जो ADP और ATP को ट्रांसफर करता है। ओके, तो हमने अनकपलर और ओलिगोमाइसिन एट्रैक्टाइलोसाइड कर लिया। अब इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 to 4 करते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 to 4 करते हैं। मैं आपको सिर्फ उतने ही बताऊंगी जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चाहिए हैं और जितने आप इजीली याद कर सकते हो। ओके,
कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है रोटिनोन, फिनोबार्बिटोन। नोट करो यहां पे 1 लिखा हुआ है दोनों कंपाउंड्स के एंड में, तो ये एक निमोनिक है। रोटिनोन, फिनोबार्बिटोन दोनों ही कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर्स हैं। ओके, देन कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का इनहिबिटर है मैलोनेट, या फिर हम कहते हैं मैलोनाइल CoA। इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स होते हैं। एक और है कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जो कि एक फंगीसाइड है, वो इनहिबिटर है कॉम्प्लेक्स 2 का। देन कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर है फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। और एक और मॉलिक्यूल एंटीमाइसिन ए, इसका निमोनिक है, नाम में ही अगर आप ऐसे लिखते हो N3-माइसिन, तो ये है कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर। तो हमेशा निमोनिक, नाम में ही अगर कोई निमोनिक है तो वो बहुत इजी निमोनिक है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है उसको याद करने के लिए। ओके, बड़ा इजी है, सामने ही है नाम में ही। और ऐसे ही निमोनिक्स आपको करने चाहिए। वो जो बड़े बड़े निमोनिक्स होते हैं कि पहले एक इंग्लिश लाइन याद करो, उसके इनिशियल अल्फाबेट्स याद करो, वैसे निमोनिक्स नहीं करने चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड, सोडियम एजाइड। ओके, तो सारे इनहिबिटर्स हमने कर लिए। थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फेनफॉर्मिन के लिए मैं बताऊंगी। फेनफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जैसे कि मेटफॉर्मिन। पहले फेनफॉर्मिन को मार्केट में यूज करना शुरू कर दिया था पेशेंट्स ने, बट पेशेंट्स में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता था, तो फटाफट से इसको मार्केट में से रिमूव किया गया। अब फेनफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है, इस बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, जब फेनफॉर्मिन है ये इनहिबिटर ऑफ ईटीसी है। अगर ईटीसी नहीं होगी तो NADH एक्युमुलेट हो जाएगा। NADH जब एक्युमुलेट होगा तो ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पायरुवेट से लैक्टेट बनने लग जाएगा। और आपको पता है यहाँ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है जो NADH को यूज करता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा NADH है और ये रिएक्शन ट्राई करेगी यूज करने के लिए। दिस रिएक्शन विल ट्राई टू यूज एक्सेस NADH, तो इसलिए लैक्टेट बनता जाएगा और उससे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। जब भी लैक्टिक एसिडोसिस होती है तो हाइपर यूरिसीमिया होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड दोनों का कंपटीशन चलता है। लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड दोनों का कंपटीशन होता है किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होने के लिए। I'll tell you in English once. Lactic acid and uric acid competes for excretion by kidneys. अब अगर बॉडी में बहुत सारा लैक्टिक एसिड है, किडनीज लैक्टिक एसिड को ही फेंकी जाएगी बाहर, किडनीज लैक्टिक एसिड को ही एक्सक्रीट करेगी, यूरिक एसिड को नहीं एक्सक्रीट कर पाएगी, तो यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में एंड दिस विल लीड टू हाइपर यूरिसीमिया। ओके, तो जब भी बॉडी में NADH इंक्रीज होगा तब लैक्टिक एसिडोसिस होगी और तब हाइपर यूरिसीमिया होगा। ओके, तो जब एक्सेस अल्कोहल इनटेक होता है, आपको पता है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है और एक है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। दोनों ही डिहाइड्रोजनेज हैं, दोनों ही NADH बनाएंगे। तो एक्सेस अल्कोहल इनटेक में भी NADH एक्सेस हो जाता है बॉडी में,
NADH एक्सेस हो जाएगा तो आपको पता है लैक्टिक एसिडोसिस होगी और हाइपर यूरिसीमिया होगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमें गाउट वाले पेशेंट्स को या फिर हाइपर यूरिसीमिया वाले पेशेंट्स को मना करना चाहिए अल्कोहल लेने के लिए, क्योंकि उनका एक्यूट अटैक ऑफ पेन इन द जॉइंट्स वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर वो एक्सेस अल्कोहल लेते हैं। ओके, दिस इज इट विद दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस टू यू।